दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें, नफ्सियाती मुआयना करें, क्योंकि उनकी जो उनका दिमागी मर्ज जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है, ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है, जिसका वो बार बार मुजाहरा कर चुके हैं। मैंने इक़्तिदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है, जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं, जो मैंडेट उसका कभी था ही नहीं। वो मैंडेट उसने जो अवाम से छीना था, वो ही मैंडेट, और उसने गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर सियासी तरीके से वो मैंडेट अवाम से छीना था। तो आज वही मैंडेट अवाम ने आईनी तरीके से उससे वापस छीन लिया। तो जिस मैंडेट का वो सोग मना रहे हैं, जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं, वो छीना हुआ। और निकल जाने के बाद ऑपोजिशन में आने के बाद पहले ये पहला शख्स है जो बुरी तरह 30 दिन में बेनकाब हुआ और नाकाम हुआ। और उस नाकामी का जो बदला है, आज वो रियासत पाकिस्तान से लेने पर तुला बैठा है। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए, कभी आप ये कहते हैं, आपके मुंह में खाक, कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले कश्मीर के 3 टुकड़ों का एक शोशा छोड़ा और आज कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आजाद कराया था। आज आपने उन सब कुर्बानियों की तौहीन की है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कभी कोई जरा सा भी नुकसान हो, इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, बड़ी गहरी बात है ये कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने नहीं दी। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की मिसाल आप ले लें। 3 दफा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाले गए। एक दफा तो अभी जो लास्ट टाइम है वो पूरी दुनिया को याद है, एक एक्सपायर्ड इकामे पर निकाले गए इक़्तिदार से। उन्होंने 2 दफा जलावतनी बर्दाश्त की। एक जलावतनी जो सऊदी अरब में थी जब मुशर्रफ था, और दूसरी जलावतनी जो अब हैं वो उनको अपने वतन से दूर है, वो अभी भी। उम्र कैद की सजाएं सुनी। जो अटक किला है उसके जंदानों में उनको फेंका गया। उनकी जो उनके हाथों में हथकड़ी डालकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हथकड़ी डालकर उसके हाथों को जहाज की सीट से बांधा गया।
उसकी बीवी की वफात हो गई, जेल में वो था, उसकी बेटी को उसकी नजरों के सामने गिरफ्तार कर लिया, उसकी बेटी को डेथ सेल में फेंका, उसकी मां की वफात हो गई, अभी वो दियारे गैर में था। लेकिन हर चीज के ऊपर नवाज शरीफ की हर जुल्म को सहकर एक ही आवाज आई, और वो आवाज थी पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी पे आप आ जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनजीर भुट्टो अपनी जान से गईं, उनकी शहादत हुई, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान खपे। एएनपी के साथ क्या ज्यादतियां नहीं हुई, उन्होंने भी अपनी जानों के नजराने दिए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे। सबकी एक ही आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खपे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान खपे, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना खपे? ये है आपकी सियासत? तोहफे आप पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? और पाकिस्तान जो है उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, सियासतदानों ने, जिलावतनियां बर्दाश्त की हैं, फांसियां बर्दाश्त की हैं, उम्र कैद बर्दाश्त की है, अपने प्यारों की मौत बर्दाश्त की है, उनकी खालें उधेड़ी गई, उनको जिंदानों में फेंका गया, उनकी चमड़ियां उधेड़ी गई, उनके सामने उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि वो जिद्दोजहद जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी, अपनी जात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नहीं थी। और अभी तो इमरान खान साहब को तो हाथ ही नहीं लगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा अपना सामान उठाकर बनी गाला पहुंच गए, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और अभी जिसको अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। अभी मुझे कोर्ट में इत्तला मिली है कि उनको राहदारी जमानत मिल गई है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि मुझे राहदारी की जमानत मिलेगी कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा तो तब मैं आऊंगा, वरना मैं पेशावर में छुप के बैठा हूं, पेशावर के वजीर आला हाउस में अवाम का खून चूस रहा हूं, अवाम के वसाइल पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर जोक बन के बैठा है। ये होते हैं लीडर? लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। और फिर आपने कहा कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, उसको डी न्यूक्लियराइज करने की बात की, उसके रोल बैक की बात की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने आज पहली मर्तबा नहीं की, ये उन्होंने इक्तदार में रहते हुए 21 जून 2021 में को प्राइम मिनिस्टर हाउस में HBO के जो नुमाइंदा था जॉनथन, उसको इंटरव्यू देते हुए कही कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। और आज जब आपका इक्तदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान का क्या हक है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उस एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर? जब वो एटॉमिक प्रोग्राम का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। अचानक एक दिन सो के उठे होंगे बरतानिया में तो पता चला होगा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया है। आपको किसने हक दिया है कि जिस एटमी पाकिस्तान के लिए सियासतदानों ने कुर्बानी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसकी कीमत सियासी चुकाई, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, उसकी सियासी कीमत चुकाई,
और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कुर्बानियां दी। आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें, अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी ले? और फिर कहा कि फौज सही फैसले करे वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हमने भी फौज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन कई सिर्फ तनकीद मुस्बत की है, इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदेही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक्तदार के लिए नहीं की, अपनी जात के लिए नहीं की, बल्कि अपनी जात को मुसीबतों मुश्किलों में डालकर वो एक सिमत दुरुस्त करने के लिए की है। और आप उनको कह रहे हैं सही फैसले करें वरना आप तबाह हो जाएंगे। सही फैसले आपकी नजर में क्या है? क्या आरटीएस बिठाएंगे तो ठीक बात है? क्या है सही फैसले आपकी नजर में? आरटीएस बिठाना सही फैसला है? आप अपने अलावा पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देना सही फैसला है? मुखालिफिन से इंतकाम लेना सही फैसला है? आपके इक्तदार को दवाम देना सही फैसला है? आपके मुखालिफिन को मारना सही फैसला है? आप इकोनॉमी की, पाकिस्तान की मईशत की, गरीबों की, हर चीज की आप तबाही करें, उस पर खामोशी इख्तियार करना सही फैसला है? आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया के ममालिक से लड़ा दें अपनी बेवकूफियों की वजह से और अपनी नालायकी की वजह से, और उस पर चुप साध लेना सही फैसला है? या अगले इलेक्शन की जो आप धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और उस पे जो आपने इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उस पे चुप साध लेना सही फैसला है? और वो आइन का साथ दे रहे हैं तो वो गलत फैसला है। इमरान खान का साथ दें तो वो सही फैसला है। जो सिपा सालार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सालार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। जब आपने आइन तोड़ा तो अदलिया ने 12 बजे रात को अदालत खोली और आपके खिलाफ फैसला आया, आपकी आइन शिकनी के खिलाफ फैसला आया। उस वक्त रोज रोना धोना की अदालतें अच्छी हैं, अच्छी नहीं हैं, 12 बजे मेरे लिए क्यों खुली, मैंने क्या किया? भाई आपने आइन तोड़ा था, उसके जजा में आपके गले में हार डालने नहीं बनते। और आज आप उनसे कह रहे हैं, उनको सियासत में घसीट रहे हैं अदलिया को कि मेरा लॉन्ग मार्च नहीं हो पा रहा तो मेरी मदद करो और मेरा लॉन्ग मार्च कराओ। मैं आपको ये कह देना चाहती हूं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सरहदों की रखवाली है। और अगर आपने अपनी गंदी सियासत की खातिर, अपनी कुर्सी की हवस की खातिर अगर आपने उनको सियासत में घसीटने की कोशिश की या आपने उन पर अटैक किया तो आपको सबसे पहले इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से निपटना होगा। जो शहीदों ने खून बहाया है, जो गाजियों ने खून बहाया है, पाकिस्तान के अफवाज के बेटों ने खून बहाया है, और जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों ने अपना खून दिया, हम उसको तुम्हारी गंदी सियासत की नजर नहीं होने देंगे। तुम और इस सब में इमरान खान के साथ शामिल है एक चैनल जिसका नाम ARY है, जिसने इमरान की गंदी सियासत को, अदारों पर हमले को, पाकिस्तान पर हमले को जिसने सपोर्ट किया, जिसने इस इंतशार में उसका साथ दिया, जिसने इस फितना फैलाने में उसका साथ दिया, जिसके एंकर्स ऊपर से लेकर नीचे तक सवाए 1 या 2 के उन्होंने सीधे हमले किए हैं इदारों के ऊपर, वो ARY चैनल भी उतना रिस्पॉन्सिबल है जितना रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। तो पाकिस्तान को अपनी सफों में खड़े दुश्मनों को पहचानना चाहिए। और आपके फितने से बचा कौन है? मुझे सिर्फ आप ये बात बताएं कि कोई एक ऐसा शख्स मुझे बता दें जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो,
जिसके साथ इमरान खान ने कोई ताल्लुक निभाया हो, जिसको इमरान खान ने धोखा ना दिया हो, आप उनके वालिदैन से शुरू हो जाएं, उनकी बीवियों से शुरू हो जाएं, उनके बच्चों से शुरू हो जाएं, उनके दोस्तों से शुरू हो जाएं, उनके मौसनों से शुरू हो जाएं, एस्टैब्लिशमेंट से शुरू हो जाएं, अदलिया से शुरू हो जाएं। उनके कारकुनों पर बात आएगी, कारकुनों को भी धोखा देकर चले गए, अपनी पार्टी को धोखा देकर चले गए। वो इंतजार करते रहे ये बनी गाला गिरफ्तारी के डर से और राना सनाउल्लाह के डर से वापस भाग गए। ये कैसा इनकलाब था जो राना सनाउल्लाह के डर से घरों से निकला ही नहीं, दुबक के बैठा रहा। खुशी है मुझे कि आवाम ने इस फितने और फसाद और इंतशार को पहचान लिया। कोई ऐसा शख्स है दुनिया में ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपके धोखे से महफूज होगा, जिसको आपने धोखा नहीं दिया। 35 पंक्चर से आप शुरू हो जाएं, 1 करोड़ नौकरियों की बात होगी, 50 लाख घरों की बात होगी, 3 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में, 3 साल में पाकिस्तान में तब्दीली लाने की बात होगी। लॉन्ग मार्च, फेल्ड लॉन्ग मार्च की बात होगी कि मेरा जहाद है, मैं निकल रहा हूं। वो लोगों ने देखा वो जहाद हेलीकॉप्टर में लटका हुआ था इतनी देर। तो कौन है जो आपके धोखे से, आपके शर से बचाए पाकिस्तान के अंदर? कोई नहीं है। और अब आपने अपनी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर लिया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की तरफ कर लिया, पाकिस्तान की जो है वो सालमियत की तरफ कर लिया, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कर लिया। कल पढ़े जरा जो डिसेंट नोट आया है जस्टिस याहिया आफरीदी का, उन्होंने आपका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आईना दिखाया है। वो आपके खिलाफ, वो डिसेंट नोट नहीं है, वो आपके खिलाफ चार्जशीट है कि हाँ आपने अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली की, आपने उसके ऑर्डर्स की वायलेशन की, आप खुद जानते बूझते आप डी चौक में अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद डी चौक में अपने कारकुनों को पहुंचने की हिदायत देते रहे मुसलसल, मीडिया पे सब दिखाए, उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि सबूत, एम्पल एविडेंस मौजूद है कि ये सारा शर आपका फैलाया हुआ है। और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपनी ज़हनी बीमार ने, किसी ने अपना बदला जो है वो इस तरह से आग लगा कर लिया हो, पाकिस्तान को आग लगा कर लिया हो कि मेरी हुकूमत नहीं है तो मेरा घर जल जाएगा, पाकिस्तान को आग लग जाएगी, अल्लाह ना करे। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सियासी जमात ने ये दरख्त जलाए हों, किसी ने ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई हो। इतनी तकलीफ है आपको इक़्तिदार खो जाने की। तो हमने तो कई दफा इक़्तिदार खोए, अल्लाह ताला के अवाम ने फिर इक़्तिदार दिया। आपकी क्या सियासी जद्दोजहद है? आपको तो पता ही नहीं सियासत कहते किसको है, जद्दोजहद कहते किसको है। आपकी सारी सियासत तखरीबकारी है और इस तखरीबकारी का रास्ता पूरी कौम को मिलकर रोकना होगा, वरना ये तखरीबकारी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खराब और तबाह और बर्बाद करके रख देगी। जो शख्स इक़्तिदार में रहते हुए पाकिस्तान की तबाही था, बर्बादी था, और अचानक आज उनको याद आ गया, 4 साल के बाद नींद खुल गई, 4 साल के बाद अचानक होश आ गया कि जी डॉलर ऊपर चला गया है, आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। ये वही शख्स है जो जिसके पास इक़्तिदार था, कुर्सी थी, ताकत थी, 1 पेज की ताकत थी, हर इदारा इसके साथ खड़ा था। इसको किसी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सो मोटो नोटिस नहीं लिया, इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसके पास फुल अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था, वक्त भी था, और वो पीस ऑफ माइंड भी था कि अगर ये चाहता तो कौम की तकदीर बदल सकता था। लेकिन उस वक्त क्या बात होती थी? डॉलर एक ये वाहिद शख्स है 75 साल में जिस अकेले के 3.5 साल में डॉलर जो है वो 80 रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 80 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई और रुपए की कीमत गिर गई। और आज आपको रुपए की कीमत याद आ रही है कि जब रुपए की कीमत बढ़ती है तो महंगाई होती है, पाकिस्तान तबाह होता है। और अपने दौर हुकूमत में जब आप इख्तियार में थे, इक़्तिदार में थे, उस वक्त आप क्या कहते थे कि ओहो मैं तो सुबह बनी गाला में सो के उठा तो मुझे पता चला, टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। उस वक्त आप कहते थे कि मैं यहाँ पर आलू प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया, तो आज आपको अचानक आलू प्याज टमाटर के रेट याद आ गए, आज आपको लोड शेडिंग याद आ गई है। तो कौम को ये बताओ कि लोड शेडिंग आज तुम्हारी वजह से,
PMLN वो हुकूमत है जिसने 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला की फजलो करम से 2-3 साल में जीरो लोड शेडिंग पे ले आई। नए मंसूबे लगाए, लोगों को बताओ कि वो जो हाइडल पे और कोयले से चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल है उनसे चलने वाले जितने सीपेक के प्रोजेक्ट्स थे 3000 मेगावाट्स के, वो तुमने बंद कर दिए क्योंकि तुम्हें किसी के कहने पे सीपेक के प्रोजेक्ट्स को तुम्हें बंद करना था, तुम किसी एजेंडा पे थे। और उसके बाद तुमने टाइम पर LNG नहीं मंगवाई, तुमने IPPs को पेमेंट्स नहीं की, जिसके वजह से आज पाकिस्तान में इतनी बुरी लोड शेडिंग है। हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको वक्त लगेगा। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, वो सारे पैसे जो है ना वो फरागोगी से जो बनी गाला तक सीधी माल गाड़ी चलती थी ना, उसके बंद होने की तकलीफ है आज इमरान खान को, कि वो जो मुफ्त की पैसा लगा हुआ था वो बंद हो गया। आज इक्तदार जाने की तकलीफ है आपको। तो ये जो लंबी लंबे प्रेसेस आप करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तकरीरें करते हैं जिसमें आवाम के अचानक मसाइल आपको याद आ गए, उनकी निशानदेही करते हैं, तो उसकी आखिर में ये भी बताया करें लोगों को कि इन तमाम मसाइल का जो जड़ है उसका नाम है इमरान खान। ये तमाम मसाइल जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ इन सब का जिम्मेदार है इमरान खान, वो भी बताया करे जरा लोगों को। तो मैं मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि ये अब इस्टेब्लिश अगर चीज़ हो गई है कि ये शख्स फितना चाहता है, शर फैलाना चाहता है, अगर ये शख्स फसाद चाहता है, इंतशार चाहता है, इसके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए, लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए। या तो कहो लोगों को कहता है तुम्हारे बच्चे बाहर हैं, इसके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताओ कि लोगों के बच्चे बाहर हैं तो इसके बच्चे क्या फैसलाबाद में या मियाँ वाली में फसलें लगा रहे हैं? इसके लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोगों को ये फसाद के नाम पर जहाद का सबक दे रहे हैं और अपने बच्चे बाहर बिठा के रखे हुए हैं। लोगों के बच्चे फालतू आए हुए हैं, अवाम के बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं डेथ सेल में रह के आई हूँ, मैं अडियाला जेल में रह के आई हूँ। मैंने 4 साल 5 साल इमरान के इक़्तिदार का इसके इंतकाम का सामना किया। लाओ अपने बच्चे जरा, तुम्हें तो अभी हाथ भी नहीं लगे, अभी तो कानून हरकत में नहीं आया तुम्हारे, तुम तो अभी तक लाडले हो। तो मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगी कि खुदारा एक ज़हनी मरीज, नफ्सियाती मरीज के जो तकरीरें हैं, पाकिस्तानी कौम को जो डिवाइड करने की कोशिश है, एनार्की फैलाने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, फितना फैलाने की कोशिश है, बराए मेहरबानी उन तकरीरों को दिखाने से इज्तनाब करें। और फिर मैं पाकिस्तान के तमाम दानिश्वरों को, ओपिनियन मेकर्स को, ओपिनियन लीडर्स को, ख़वातीन को, हजरात को, इंटेलेक्चुअल्स को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये बात आज कहना चाहती हूँ, स्पेशली पाकिस्तान की यंगर जनरेशन को, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों या वो किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर्स हों। मेरे साथ खड़े मत हो, किसी सियासी जमात के साथ खड़े मत हो। खुदारा पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, भले मेरी सपोर्ट ना करें, गवर्नमेंट की सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। ये मौका है कि हम सबको अपने मुल्क को बचाना है इस फितने से, इस शर से। और अगर खुदा न खास्ता हमने ये मौका लूज कर दिया तो मुश्किलात हो जाएंगी फिर। जी, नैब के चेयरमैन की मुद्दत खत्म हो रही है और पहले भी आपने नैब का चेयरमैन लगाया था और बाद में आप बहुत पछताते रहे, तो इस पर क्या एहतियाती तदाबीर करेंगी नए नैब के चेयरमैन की निकलने के? देखिए, मैं तो नहीं पछताई, जिसने जुल्म किया पछता तो वो रहा है। आज उनको अपनी फेस सेविंग की फिक्र है, उनको सेफ एग्जिट की फिक्र है, मुझे तो कोई फिक्र नहीं। मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये जितना इन्होंने 4 साल में अपने आप को एक्सपोज किया है और 4 साल में इक़्तिदार से निकलने के बाद जितना इमरान खान को बोलने का मौका मिला है, कौम को पता चल गया कि इसके दिल में और इसकी ज़बान पे क्या गलाजत है। हाथ में तस्बीह है, मुंह में गलाजत है, मुंह खोलता है तो गलाजत टपकती। तो जो इमरान खान ने जिसको मोहरा बना के यूज़ किया अपने सियासी मुखालिफिन के लिए, पछताना उनको चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं पछता रही, मैं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू होकर आपके सामने खड़ी हूँ। 4 साल से मैं इस अदालत में आ रही, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहचान हो गई गलत और सही की। जी मैम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्हें
ISI के लोगों ने मिल के कहा कि इस तरह के फैसले दें और उस तरह के फैसले दें। और पहली दफ़ा हिस्ट्री में किसी जज को समरी ट्रायल के जरिए घर भेज दिया गया। मैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की मुझे बात कर पता रहा हूं। उनकी अपील में अब हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ क्योंकि वो पेश होगी, तो अब मौजूदा हुकूमत क्या उनके खिलाफ वहाँ अटॉर्नी जनरल को पेश करेगी? मैं हुकूमत से ज़रूर बात करूंगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ देने से इज्जत बढ़ती है, इज्जत में कमी नहीं आती। इंसाफ ना देने से इज्जत में कमी आती है। जी ये बताइएगा कि आपने खबर दी है और ये इत्तलात मौजूद है कि तरीके इंसाफ में डिफेक्शन आने वाला है। जो पहले केस थी, मैंने आपकी ट्वीट पढ़ी थी आज। इतमाद से पहले डिफेक्शन आने वाला है, वो इत्तलात है मौजूद है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जमात के साथ PTI के जो बड़े नाम हैं, वो नाम बड़े हैं इस वक्त, वो राब्ते में है, हाँ या ना में तस्दीक कर सकती है? जी राब्ते में है। मैं गलत बयानी नहीं कर सकती। बहुत बड़ी तादाद राब्तों में, स्पेशली लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और वो समझते हैं कि ये मैं आपको कोट अनकोट बता रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के झूठे ख़त वाले बयानिए ने, पहले इमरान खान की नालायकी ने, नाअहली ने जो मईशत का हाल किया, उससे हमारी तबाही हुई। उसके बाद जब हम हुकूमत से निकले तो जो इसने झूठे ख़त का, इंटरनेशनल साजिश का ये बयानिया बनाया, उससे जो जमात को नुकसान हुआ, उससे जो हमें सियासी नुकसान हुआ, उसके वजह से हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। और इस ताबूत में आखिरी कील जो है वो कल इमरान खान साहब ने खुद ठोंक दी है जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 टुकड़े कहकर हमला किया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात की, जब उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया। तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना खड़ा होना चाहिए। ये इमरान खान का ज़ाती बोझ है